चलिए ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे इसको बढ़िया से। हम लोग देखेंगे आगे वाला पार्ट जिसका नाम है हिंद चीन, है ना, राष्ट्रवाद। हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बारे में। तो हिंद चीन को हम लोग क्या कहते हैं, हिंद को इंडो भी कह सकते हैं और चीन को चाइना भी कह सकते हैं, है ना, इंडो चाइना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंडो चाइना। ये है पार्ट नंबर 2। कितना पार्ट है, पार्ट नंबर है 2। तो आइए हम लोग बात करते हैं, बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं समझने का, बुझने का। अब देख लीजिए यहां पे ध्यान से, हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज पूरी कहानी में, वो समझिए ध्यान से कि क्या हम लोगों को देखना है, कैसे हम लोगों को समझना है, क्या सुनना और सीखना है। चलिए देखिए, अब यहां तक की कहानी हम लोग पढ़ लिए थे कि जो किताब लिखी गई थी उस किताब के बारे में भी अध्ययन कर लिए थे। अब हम लोग आगे उसकी कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है इंडो चाइना। उसके बारे में इंडो चाइना देख लीजिए क्या हुआ। 1887 में फ्रांसीसियों ने क्या कर लिया था, कब्जा इसको पूरी तरह से कर लिया था इस पर। इसे तो पढ़ लिए हैं बात 1887 में। कब, 1887 में। अब चूंकि इंडो चाइना पर अधिकार किसका हो गया था, फ्रांस का, यानी कि फ्रांसीसियों का। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना। इसको क्या कहते हैं, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना। फ्रेंच इंडो चाइना 1887 में इसकी स्थापना हो गई, है कि नहीं। क्योंकि अब इस पर किसका अधिकार है, फ्रांस का, है ना। तो फ्रांस अपनी वजह से इसका नाम क्या रख दिया, फ्रेंच, है ना। तो क्या रख देंगे इसको, फ्रेंच इंडो चाइना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रेंच इंडो चाइना। फ्रांस अभी कब्जे में, सीधा बैठ जाइए, फ्रांस के कब्जे में है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। हिंद माने हिंदुस्तान नहीं और चीन माने चाइना नहीं, है कि नहीं। ये कौन से देश हैं, तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, समझे कि नहीं। अब बताइए, एक आंदोलन हुआ फ्रांसीसियों के, जो इस व्यवहार से आंदोलन का तो समय चल ही रहा था। अब उसके बाद हुआ आंदोलन वगैरह सब हुआ, है ना। पागल घोषित कर दिया गया, है ना, ह्यूमन फूसो को, ये सब देखे थे ना, उसको देश निकाला कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे लोग आए। अब एक और आंदोलन हो रहा है, पूर्व की ओर चलो। यह भी एक आंदोलन है जिसका नाम है क्या चीज, पूर्व की ओर चलो, पूर्व की ओर चलो आंदोलन। अब कौन आंदोलन हो रहा है, पूर्व की ओर चलो आंदोलन हो रहा है। तो पूर्व की ओर जो चलो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को ध्यान से समझिएगा। पूर्व की ओर चलो का मतलब क्या है, ये नहीं कि कोई पूर्व की ओर चलो, ऐसा नहीं। पूर्व की ओर चलने का मतलब हो गया कि देखिए होता क्या था कि अब वहां पे फ्रांसीसी के दुर्व्यवहार से वियतनामी विद्यार्थी या वियतनामी लोग बहुत आक्रोशित थे। बहुत क्या थे, आक्रोशित थे। क्योंकि वियतनाम में पूरा कब्जा इन लोगों का हो चुका था। वियतनाम सहित लाओस, कंबोडिया, सब पर इनका कब्जा हो चुका था। बात भी सही है ना। होता क्या था कि अब इनसे लड़ने के लिए तैयार थे वियतनामी। तो वियतनामी लोग क्या करते थे, वियतनाम का लोग था तो वियतनाम की जगह को तो बहुत बढ़िया से जान ही रहा है कि नहीं। फ्रांसीसी को दम भर पीटता था। क्या करता था, दम भर पीटता था और भाग जाता था पूरब की ओर। पूरब में 2 देश, चीन और जापान। तो कभी जापान में प्रवेश कर, चीन में चल जाता था, और कुछ लोग कहां चल जाते थे, जापान में। इन लोगों को मारता था और मार करके कहां भाग जाता था, चीन में और जापान में। तो इसीलिए कहते हैं कि पूरब की ओर चलो। इसका नाम क्या उन लोगों ने रखा था, पूरब की ओर चलो आंदोलन। मारो पीटो और खिसक दो, आया लपड़ियाया लतियाया चल दिया, कहां, चीन और जापान की तरफ। और चीन जापान इनको संरक्षण भी दे रहा था, है कि नहीं। तो फ्रांस के लोगों को क्या करता था, फ्रांसीसी को पीट करके, देखिए ध्यान से, फ्रांसीसी को पीट कर, फ्रांसीसी को पीट कर कहां भाग जाते थे, तो फ्रांसीसी को पीट कर
पूरब की ओर भाग जाते थे, पूर्व की ओर भाग जाते थे, पूर्व की ओर भाग जाते थे। कौन लोग? वियतनामी लोग। कौन लोग? वियतनामी लोग। कौन पीटते थे? तो वहां के जो क्रांतिकारी थे वो लोग। कहां के? वियतनाम के। क्योंकि भैया वियतनाम फ्रांस का विरोध करेगा तो क्रांतिकारी हो जाएगा वो। जैसे भारत में सुखदेव सिंह है ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जब लड़ते थे तो उनको क्या कहा जाता था? क्रांतिकारी कहा जाता था। तो उसी प्रकार से वे लोग क्रांतिकारी हो जाते थे और पूर्व की ओर भाग के कहां चल जाते थे? तो चीन में चल जाते थे या जापान धर लेते थे। यही दो जगह में से एक जगह भाग जाते थे। इसी को आंदोलन को कहते थे पूर्व की ओर चलो आंदोलन। जापान में ही वियतनामियों के द्वारा एक क्या बनाया गया? संगठन, क्रांतिकारी संगठन बनाया गया जिसका नाम था रेस्टोरेशन सोसाइटी। क्या नाम था इसका? रेस्टोरेशन सोसाइटी। रेस्टो है ना, कहते हैं ना कि रेस्टोरेशन सोसाइटी, रेस्टोरेशन सोसाइटी। यह कहां बनाया गया? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। कहां बनाया गया? जापान की राजधानी टोक्यो में। जो जापान गए वो इसमें आ गए और जो भाग करके कहां चल जाते थे? चीन। तो चीन में भी उनको मैंने वहां पे जो है क्या हुआ, जगह मिलता था। और चीन में क्या हुआ कि वहां पर जो एसोसिएशन बनाए उसका नाम था वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। क्या बनाए? वियतनाम, हाँ वियतनाम, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आता है। वियतनाम है ना, वियतनाम क्या किया? मुक्ति एसोसिएशन का निर्माण। मुक्ति एसोसिएशन, एसोसिएशन अब आ रहा है समझ में, है ना। वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन ये कहां है? कहां बनाया इन लोगों ने? चीन में। और यही नहीं, वहां पर इन्होंने क्या किया कि वहां पे चल रहा था चीन में मंचू राजवंश का शासन। क्या चल रहा था? मंचू राजवंश का शासन। तो मंचू राजवंश के शासन को समाप्त करने में इन लोगों ने मदद किया है कि नहीं? चीन में मंचू राजवंश के शासन को समाप्त करने में भी अपनी अहम भूमिका को निभाया। किसको? मंचू राजवंश को, है ना। मंचू राजवंश का शासन क्या किया इन लोगों ने? समाप्त। शासन को क्या कर दिया इन लोगों ने? समाप्त हो, इसका भी प्रयास इन लोगों ने किया। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? अब देख लीजिए, यहां तक समझ में आया? अब देख लीजिए आगे। अब देखिए क्या होता है। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? राष्ट्रवाद का विकास, इसके बारे में समझेंगे। ध्यान से समझिए। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास। अब देख लीजिए सबसे पहला विकास कैसे हुआ। तो देखिए फान बोई चाउ ने, है ना, फान बोई चाउ ने लुसान किसाऊ के मार्गदर्शन से, जो एक विद्वान आदमी थे, इनके मार्गदर्शन में फान बाऊ चाउ ने एक किताब लिखा था, जिस किताब का नाम क्या था? द लॉस ऑफ हिस्ट्री ऑफ वियतनाम। बात समझ में आ रही है? द लॉस ऑफ हिस्ट्री ऑफ वियतनाम 1941 में लिखा गया था। तो ये जो किताब लिखा गया, ये प्रत्येक वियतनामियों के पास पहुंचाया गया। समझे कि नहीं? और इसको पहुंचाया ही नहीं गया, बल्कि लोगों को पढ़ने की अपील की गई। जब लोगों ने पढ़ा तो उनके अंदर में अपने वियतनाम के लिए देशभक्ति पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? देशभक्ति पैदा हुआ। तो इस किताब का नाम क्या है? द लॉस ऑफ हिस्ट्री ऑफ वियतनाम, है ना। तो देखिए ध्यान से, इस किताब का नाम क्या है? पहला कारण क्या हुआ राष्ट्रवाद के विकास का? तो द लॉस ऑफ हिस्ट्री ऑफ, है ना, हिस्ट्री ऑफ वियतनाम। ये जो बुक थी, है ना, ऑफ वियतनाम, इस किताब के जरिए लोगों में राष्ट्रवाद को क्या किया गया? बढ़ाया गया। पहले कारण हो गया। दूसरा कारण इसका क्या था? हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास हो, इसके लिए क्या था कि 1905 में, आपको याद होगा हम पढ़ाए भी थे कि 1905 में जापान के साथ युद्ध हुआ था वियतनाम का।
जापान और रूस का युद्ध हुआ था, जिसमें जापान रूस को हरा दिया था। अब देखिए यहां बात को समझिएगा, जापान एक छोटा सा देश है। जापान कैसा देश है? छोटा सा है कि नहीं। अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की बात अगर करते हैं तो आप देखिए जरा सा इस नक्शे में, बहुत गौर से इस नक्शे को देखिए, है ना। आप देखिए ध्यान से, देखिए विश्व के मानचित्र को जरा सा आप ध्यान से समझिए, देखने का प्रयास कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए ध्यान से, अगर हम इस चीज को देखें तो आप देखिए जरा सा, ये आपका रूस है कितना बड़ा, ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा रूस है से, समझे कि नहीं। और जापान जो है बहुत छोटा देश है। जापान कैसा देश है? बहुत छोटा। देखिए बहुत छोटा यहां पर देश है, और इस देश ने इसको क्या कर दिया? हरा दिया। इस देश ने इसको क्या कर दिया? हरा दिया। जापान बोले तो चींटी जैसा देश, और रूस बोले तो हाथी जैसा देश, समझे कि नहीं। तो जब जापान ने रूस को हरा दिया तो वियतनाम को समझ में आया कि हम लोग तो 3 देश एक साथ हैं। कौन कौन? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो क्या हम लोग फ्रांस को नहीं भगा सकते हैं? बस अंदर से जो है से उबाल आना शुरू हो गया, अंदर से उबाल आना शुरू हो गया। अब आ रहा है समझ में? अंदर से उबाल आना शुरू हो गया। तो जापान ने किसको हरा दिया? रूस को। रूस को हराया तो इंडो चाइना ने सोचा, इंडो चाइना ने सोचा इंडो चाइना ने सोचा कि जब एक छोटा सा देश बड़े देश को हरा दिया, बड़े देश को हरा दिया, तो क्या हम तीनों देश, तो क्या हम तीनों देश मिलकर, है ना, मिलकर फ्रांसीसी को नहीं भगा देंगे? फ्रांसीसी को नहीं भगा देंगे, नहीं भगा देंगे। इस बात का भी जोश उनके अंदर में आया। किनके अंदर में? वियतनामियों के अंदर में, हिंद चीन के लोगों के अंदर में, फ्रांसीसियों के खिलाफ। समझ में आ रही है बात? ये दूसरा राष्ट्रवाद का कारण हो गया बढ़ने का। तीसरा कारण क्या हो गया? 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1911 ईस्वी में, है ना, सन्यात सेन के द्वारा, है ना, चीन के मंचू राजवंश को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। चीन में किसका शासन था? मंचू राजवंश का शासन था। एक मामूली आदमी, है ना, जिनका नाम क्या था? सैनाथ सेन। क्या नाम था? सैनाथ सेन। 1911 ईस्वी में उनके जज्बा को देख करके मंचू राजवंश को चीन जब छोड़ना पड़ सकता है, हम लोग तो 3 देश मिलकर के फ्रांस को नहीं भगा सकते हैं। कहां देख रहा है तुम जी? क्या कर रहे हो तुम? पगला उगला हो क्या? समझे कि नहीं? तो क्या किया? 3 देश को जब हम लोग साथ में हैं तो क्या हम लोग नहीं भगा सकते हैं? तो ये बात भी उसके दिमाग में आ गई। कौन सी बात? 1911 ईस्वी में मंचू राजवंश है ना को किसने भगा दिया? है ना, सन्यात सेन ने भगा दिया मंचू राजवंश को भगा दिया। तो अब सन्यात सेन ने भगा दिया। यह बात और बौखलाहट वाली हुई। हिंद चीन के लोगों ने सोचा कि जब वो ऐसा कर सकता है तो हम लोग तो 3 देश साथ में हैं, इससे भी राष्ट्रवाद की भावना क्या होने लगी? बढ़ने लगी। चौथा क्या कारण था? चौथा कारण था प्रथम विश्व युद्ध के समय, है कि नहीं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक। समझे कि नहीं समझे? और उस युद्ध में क्या हुआ था? फ्रांसीसी जर्मनी से लड़ गया। जर्मनी से क्या कर रहा था? लड़ रहा था। फ्रांस किससे लड़ रहा था? जर्मनी से लड़ रहा था। फ्रांसीसी को सेना की जरूरत थी। भाई फ्रांस को क्या की चीज की जरूरत थी? सेना की जरूरत थी। तो जब इसकी सेना की जरूरत फ्रांस को पड़ा तो बात जबरदस्ती, चूंकि फ्रांस का कब्जा कहां है?
फ्रांस का कब्जा हिंद चीन पर है, समझे कि नहीं। तो यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को जबरदस्ती तरीके से वो अपने सेना में भर्ती करवा करके जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। तो क्या इस बात से, है ना, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के लोग खफा नहीं होंगे? बोलिए, खफा होंगे कि नहीं होंगे? आपकी लड़ाई चल रही है, जैसे माना जाए कि आप दो देश लड़ रहे हैं, अब आप मेरे बच्चे का इस्तेमाल कीजिएगा तो हमको तो क्रोध होगा ना कि लड़ रहे हैं आप लोग, अब मरा रहा है मेरा बच्चा। यही नहीं, बिना ट्रेनिंग के सबके सेना बना रहा था, बिना ट्रेनिंग के, और सब में इन्हीं लोग को आगे कर दे रहा था। जितना जो हिंद चीन का लोग था ना, उसको आगे कर दे रहा था। तकरीबन लाख से ऊपर सैनिक के रूप में इन लोग को मारा गया, माने हिंद चीन के लोग को मार दिया गया है कि नहीं, युद्ध में जर्मनी के द्वारा। लेकिन खड़ा कौन किया? फ्रांस, है कि नहीं। तो यह बात का और आक्रोश हुआ, है ना, और वहां के लोगों ने फ्रांस को बदला लेने के लिए, जो है, इन सारे चीजों से बदला लेने के लिए उनमें राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। आ गया समझ में? तो क्या हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध जो कब से कब तक चल रहा था? 1914 से 1918 तक जो चला, उसमें क्या हुआ? फ्रांस किससे लड़ रहा था? फ्रांस जर्मनी से लड़ रहा था। फ्रांस किससे लड़ रहा था? जर्मनी से। ध्यान समझिएगा, फ्रांस लड़ रहा था जर्मनी से। फ्रांस किससे लड़ रहा था? जर्मनी से लड़ रहा था। फ्रांस को सेना की जरूरत थी, फ्रांस को सेना की जरूरत थी, फ्रांस को सेना की क्या थी? जरूरत थी। सेना के रूप में बिना ट्रेनिंग दिए, है ना, हिंद चीन के नौजवानों को जबरदस्ती तरीके से, है ना, भर्ती कर युद्ध में झोंक दिया, है ना। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा सेना मारे गए। सेना क्या हो गए? मारे गए। इससे हिंद चीन के लोगों में आक्रोश बढ़ गया। हिंद चीन के लोगों में आक्रोश क्या हो गया? लोगों में फ्रांस के विरुद्ध, है ना, क्या हो गया? आक्रोश बढ़ गया। और इन्हीं चारों कारणों से क्या हो गया, है ना, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी हिंद चीन में। क्लियर हो गया? इन्हीं सब कारणों से हिंद चीन में क्या होने लगी? राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। इन सारे बातों से तंग आकर के, है ना, वियतनामियों ने सोचा कि अब हमको लड़ाई लड़ना होगा। और तब एक नेता पैदा हुए जिनका नाम था हो ची मिन्ह। क्या नाम था? हो ची मिन्ह। जिस तरह से महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में हम लोग सब कुछ मानते हैं कि नहीं मानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं, उसी प्रकार से हो ची मिन्ह वहां के लिए, वियतनाम के लिए बहुत बड़े चीज थे वो, समझे कि नहीं। तो हो ची मिन्ह जो है अब आते हैं, है ना। अब क्या होगा कि हिंद चीन समझ गया कि अब हमको फ्रांस को किसी भी कीमत पर मारना होगा, है ना। अब क्या है, हिंद चीन समझ गया, हिंद चीन क्या हो गया? समझ गया कि किसी भी तरीके से फ्रांस को यहां से भगाना होगा। यहां से क्या करना होगा? भगाना होगा, है ना। इसी बीच एक नेता जिनका नाम क्या है? क्या लिखते हैं? हो ची मिन्ह, है ना, आए। कौन आए? हो ची मिन्ह आए। तो अब देख लेते हैं हम लोग, हो ची मिन्ह, समझ में आ गई बात? हो ची मिन्ह ये थे क्या? पथ प्रदर्शक, लोगों को ज्ञान देने वाले, लोगों को समझाने वाले, लोगों को राष्ट्रवाद के प्रति,
है ना, उनको जगाने वाले थे ये। कौन? हो ची मिन्ह। तो अगर हम लोग सब मिलाकर के इनको लिख दे पथ प्रदर्शक तो कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। तो ये क्या थे? एक तरह से कहिए पथ प्रदर्शक, क्योंकि हो ची मिन्ह का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। जो ये हो ची मिन्ह है इसका मतलब कोई पूछेगा तो इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। अर्थ होता है क्या चीज? पथ प्रदर्शक। तो ये पथ प्रदर्शक वाले भूमिका में थे। इनका जन्म कोई पूछेगा, क्योंकि ये महान जब व्यक्ति होंगे तो इनको सब कुछ याद करना पड़ेगा। जन्म कहाँ हुआ है ना, तो जन्म इनका हुआ था 19 मई है ना 1890 को। कब बताए? 19 मई 1890 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। 19 मई 1890 ईस्वी को। बहुत गरीब परिवार के थे, यानी कि किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। किस परिवार में जन्म हुआ? किसान परिवार में इनका क्या हो गया? जन्म हो गया। समझ में आ रही है बात? इनकी जो शिक्षा दीक्षा है इनके बारे में समझ लीजिए। शिक्षा इनकी पेरिस में हुई। कहाँ हुई? पेरिस में हुई। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। और मास्को में भी हुई। मास्को कहाँ की राजधानी है? रूस की। तो इनकी शिक्षा कहाँ हुई? पेरिस और मास्को से हुई है। समझ में आ गया कि नहीं? इनका जो मूल नाम था, इनका 3 गो नाम है। मूल नाम जो है ये याद रखेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मूल नाम जो था वो था नगुयेन। क्या नाम था? न्यूगन नहीं कहिए, क्या कह सकते हैं? नगुयेन। आधा न गुयेन, नगुयेन है ना। क्या नाम था? नगुयेन है ना, नगुयेन सिंह कुंभ। क्या नाम था? नगुयेन सिंह कुंभ। एक नाम ये हो गया नगुयेन सिंह कुंभ। और इनके नाम थे, वो नाम था क्या चीज? सब समझ लीजिए। नगुयेन सब में लगा हुआ था। 3 नाम था, तो नगुयेन आपको सब में लगा हुआ मिलेगा। एगो में थे सिंह कुंभ, एगो नाम था, इनका नाम था ठाट थान। क्या नाम था? ठाट थान। एक का नाम था नगुयेन ठाट थान है। और एक और जो नाम था उनका नाम था क्या चीज है? नगुयेन आई कोक है ना। क्या नाम था? नगुयेन आई कोक। ये 3 नाम इनके मूल नाम थे। समझे कि नहीं? ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो ये तीनों नाम कौन कौन? तो न्यूगेन सिंह कुंभ, न्यूगेन ठाठान, न्यूगेन आई कोक, ये नाम से ये जाने जाते थे। और फ्रांसीसी को भगाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, इस बात के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने क्या कहा? फ्रांसीसी को अगर भगाना है, फ्रांसीसी को भगाने के लिए बाबू मैया नहीं कहना है। फ्रांसीसी को भगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मारपीट, काटना पड़ेगा सबको, खदेड़ना पड़ेगा सबको, लपड़ थप्पड़ बेवजह फ्रांसीसियों को मारना पड़ेगा। यानी कि उसको कहते हैं उग्र आंदोलन। एकदम उसके खिलाफ में आगजनी कर दो, उसके खिलाफ में जितना भी उसका सरकार है उसका विरोध करो, है ना। एकदम मैंने जो बुझाए सो करो। समझे कि नहीं? यानी कि उग्र आंदोलन उसको कहते हैं। फ्रांसीसी को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि सब भैया लात का देवता है, बात से नहीं भागेगा। समझे कि नहीं? इसलिए क्या करना पड़ेगा? उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, इसके लिए उन्होंने स्थापना किया क्या चीज का? उग्र आंदोलन के लिए इन्होंने एक दल बनाया। क्या बनाया? एक दल, जिसको कहते हैं वियतनाम साम्यवादी दल। क्या बोलते हैं? वियतनाम साम्यवादी दल। वियतनाम साम्यवादी दल बनाया इन्होंने। यह दल कब बनाया था? 1925 में। कब बनाया था? 1925 में। और कहां बनाया था? फ्रांस में। देखिए, फ्रांस से लड़ रहे हैं और फ्रांस में बना रहे हैं दल। फ्रांस से लड़ रहे हैं और फ्रांस में दल भी बना रहे हैं। बाहर हिम्मतगर आदमी है कि नहीं? तो फ्रांस में क्या बना दिए? दल का निर्माण किया। फिर उन्होंने 1930 में, कब? 1930 में भी इन्होंने एक और पार्टी बनाई, जिसको कहते हैं वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। क्या बनाया? वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी कब बनाया? 1930 में। कब?
1930 में अगर वियतनामी भाषा में अगर बात करें तो इस पार्टी का दूसरा नाम है आंग सांग, है ना, डेंग पार्टी, आंग सांग डंग पार्टी, है ना। वियतनाम में इसको क्या बोलते हैं, आंग सांग डंग पार्टी उसकी भाषा है। उस भाषा में क्या बोलेंगे तो आंग सांग डेंग पार्टी, आंग सांग डंग पार्टी, आंग सांग डेंग पार्टी। ले, इसका मतलब क्या होगा, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। आगे समझ में। अब वो वियतनाम में संघर्ष करने के लिए जब आए तो उन्होंने कहा, यहां पे कहा इंडो चाइना पार्टी। क्या कहा, इंडो चाइना पार्टी। क्या बोला, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी कर दीजिए, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। अब आया समझ में, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। अब आ गया, देखिए ऐसे इनकी मृत्यु के बारे में भी बता देते हैं आपको। इनकी जो मृत्यु हुई है, इनकी मृत्यु हुई है कब, 2 सितंबर 1969 को, 2 सितंबर 1969 ईस्वी को, याद रखना है इसको। इनकी मृत्यु के बारे में हम बता दिए हैं, 2 सितंबर 1969 ईस्वी को। अब देख लीजिए, ये वियतनाम आजाद कब होगा, तो आजाद होगा प्रथम विश्व युद्ध में नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में। कब आजाद होगा, द्वितीय विश्व युद्ध में। जरा सा देखिए, जरा सा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो ध्यान से समझिए। द्वितीय विश्व युद्ध, यहां पे आजाद हो जाएगा। कैसे आजाद होगा, पूरी कहानी खाली ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1939 से लेकर के 1945 तक, 1939 से लेकर के कब तक, 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चला। अब देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में हो ची मिन्ह, कौन, हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह है कि नहीं। इन्होंने क्या किया, एक पार्टी की उस समय रचना किया था इन्होंने वियतनाम में। कहां पे, वियतनाम में, जिसका नाम था लीग ऑफ इंडिपेंडेंस वियतनाम। क्या नाम रखा था इन्होंने, लीग ऑफ इंडिपेंडेंस, लीग ऑफ इंडिपेंडेंस वियतनाम, जिसको शॉर्ट में अगर हम लोग बात करें तो शॉर्ट में से कहा जाता है वियत मिन्ह। क्या बोला जाता है, वियत मिन्ह। क्या बोला जाता है, वियत मिन्ह कहा जाता है। समझ में आ गई बात, इसे क्या कहा जाता है, वियत मिन्ह। समझे कि नहीं, शॉर्ट में। उस समय जो देश लड़ रहे थे, तो देश में जो युद्ध चल रहा था, तो देश कितने भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में। पूरा का पूरा देश कितने भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में विश्व युद्ध में। एक को कह रहे थे धुरी राष्ट्र, एक को बोल रहे थे हम लोग मित्र राष्ट्र। कौन सा राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। एक को हमने कहा धुरी राष्ट्र, दूसरे को कहा हमने मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध। इन दोनों राष्ट्रों के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध। धुरी राष्ट्र में कौन कौन लोग थे, तो इसमें था जर्मनी। क्या था, जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, इटली, और कौन देश, जापान, और कौन देश, हंगरी, और 2-3 छोटे छोटे देश थे। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत में कौन कौन थे, एक साथ लड़ रहे थे। तो एक साथ लड़ने वाले थे आपको ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। समझ में आ रही है बात। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, और मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, और दोनों के बीच में क्या चल रहा था, युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ, ध्यान से समझते चलिएगा, याद होते चलेगा, है कि नहीं। ऐसे लिख देते तो हाँ, इस युद्ध में क्या हुआ, जर्मनी जो है, जर्मनी देख रहे हैं, जर्मनी आक्रमण कर देता है किस पर, फ्रांस पर। जर्मनी जो है से फ्रांस पर क्या कर लिया, आक्रमण, और फ्रांस पर कब्जा कर लिया।
जर्मनी किस पर कब्जा कर लिया? फ्रांस पर कब्जा कर लिया। देख लीजिए, जर्मनी किस पर कब्जा कर लिया? फ्रांस पर। हो गया, समझ में आ गई बात? तो जर्मनी फ्रांस पर कब्जा कर लिया। अब ध्यान से समझिए, फ्रांस पर कब्जा हो गया और जापान जो है, इस बात को समझिएगा, देखिएगा, फ्रांस पर कब्जा कर लिया तो यही जर्मनी जो है, फ्रांस कहां कब्जा किए हुए था? हिंद चीन पर। फ्रांस कहां कब्जा किए हुए था? हिंद चीन पर। हिंद चीन बोले तो तीनों पर, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो ये जो जर्मनी है, जर्मनी फ्रांस पर कब्जा करने का मतलब क्या है? हिंद चीन से फ्रांस के सैनिकों को भगा दिया। सैनिकों क्या कर दिया? सैनिकों को भगा दिया। यानी कि हिंद चीन से फ्रांस के सैनिकों को क्या कर दिया? भगा दिया। समझे कि नहीं? अब यहां पर हिंद चीन पर किसका अधिकार हो गया? जर्मनी का। हिंद चीन पर किसका अधिकार हो गया? जर्मनी पर। यहां तक समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए, जर्मनी फ्रांस पर कब्जा कर लिया। अब जो उठा, देखिए, जर्मनी किसके साथ लड़ा? फ्रांस के साथ कब्जा कर लिया। अब यहां पे थोड़ा सा, एक मिनट, फ्रांस पर कब्जा कर लिया। हाँ, तो ये जब जैसे ही जर्मनी फ्रांस पर कब्जा किया ना, ये जापान जो था, यहां ध्यान दीजिए, ये जो जापान था, जापान क्या किया? जर्मनी पर ये वाला कब्जा कर लिया। जापान जो उठा, हिंद चीन से फ्रांस के सैनिकों को भगा दिया। जापान जो है, चूंकि सब तो एक के साथ लड़ रहा है, ये सब दोस्त है, तो जापान क्या किया? हिंद चीन से फ्रांस के सैनिकों को भगा दिया। भाग गया है ना? जब फ्रांस कब्जा हो गया जर्मनी का, तो तू काम लगी यहां पर है, तुम लोग यहां से क्या करो? भागो। यानी कि जापान जो है, हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। कौन? जापान। आ गया समझ में? अब जापान इस पर कब्जा कर लिया, हिंद चीन पर। यहां के फ्रांस के सैनिकों को क्या कर दिया? भगा दिया। समझ में आ गया बात? अब इधर समझिए, जापान चुप्पे चुप्पे अमेरिका का एक बंदरगाह था। अमेरिका का क्या था? बंदरगाह। उस बंदरगाह का नाम था पर्ल हार्बर। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आता है यहां से। अमेरिका का एक बंदरगाह था जिसका नाम था क्या चीज? पर्ल हार्बर। अमेरिका के पर्ल हार्बर। जापान उठा चुप्पे चोरी, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला कर दिया। पर्ल हार्बर बंदरगाह पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। अमेरिका को हो गया क्रोध। अमेरिका को क्या हो गया? क्रोध। अमेरिका खुलेआम है ना, क्या किया? बदला लेने के लिए, जापान से बदला लेने के लिए, है ना, खुलेआम लड़ने आ गया। खुलेआम क्या हो गया? लड़ने आ गया। अमेरिका खुलेआम जापान से लड़ने आ गया। जापान से लड़ने आ गया। इसका नशा था सिर्फ जापान को नष्ट करना। इसको क्या करना? उस समय तक किसी भी देश के पास परमाणु बम नहीं था। याद रखिएगा, उस समय किसी भी देश के पास परमाणु बम नहीं था, सिर्फ अमेरिका को छोड़कर। इसको छोड़ करके, अमेरिका को छोड़ करके। अमेरिका के पास, इसके पास, अमेरिका के पास परमाणु बम था। कौन बम था? परमाणु बम था। सिर्फ अमेरिका के पास परमाणु बम था, इसके अलावा किसी के पास परमाणु बम नहीं था। एकदम खीस में था ये अमेरिका। अमेरिका क्या था? खीस में था। इस परमाणु बम का इस्तेमाल जापान में छोड़ दिया हिरोशिमा पर। कहां पर? हिरोशिमा पर। कितना तारीख को? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। कब? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने है कि नहीं, परमाणु बम था। अमेरिका ने
जापान के हिरोशिमा पर, हिरोशिमा जगह का नाम है ना, हिरोशिमा पर है कि नहीं, परमाणु बम पटक दिया, परमाणु बम पटक दिया। कितना तारीख को? तो उस समय था 6 अगस्त 1945 को, समझे कि नहीं। अमेरिका उस समय शक्तिशाली देश में से एक था। यही नहीं, 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर है ना दोबारा परमाणु बम पटक दिया। आगे समझ में। 6 अगस्त को कहां? हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को कहां? नागासाकी पर। अब परमाणु बम पटकाएगा तो देश होश में रहेगा जी? बर्बाद हो गया। जापान क्या हो गया? बर्बाद। जापान ऐसा टूटा, उसके पास कोई परमाणु बम नहीं था, और परमाणु बम अगर रहता ना तो अमेरिका पर गिराइए देवे करता उस समय। अंततः जापान क्या मान लिया? हार। क्या मान लिया? हार। जापान लास्ट में क्या मान लिया? हार। समझे कि नहीं? अंततः जापान क्या कर लिया? अंततः जापान अमेरिका से हार मान लिया, अमेरिका से हार मान लिया। देखिए ध्यान से, अंततः जापान अमेरिका से क्या मान लिया? हार। अगर आपका दोस्त, 2 दोस्त लड़ रहे हैं, एक दोस्त हार मान लिया, तो तुम्हारे पास ताकत रहेगा? बताइए। 2 मिल करके लड़ रहे हैं और एगो पटका गए हैं, एगो मर गए हैं, तो दूसरा का जिंदा भी रहेगा? जिंदा भी रहेगा तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। समझे कि नहीं? यही हुआ इस युद्ध में। जर्मनी कमजोर पड़ गया। जो जर्मनी फ्रांस तक को हरा दिया था, समझे कि नहीं। अब जापान जब अमेरिका से टूट गया, हार गया, बस जापान के हारने की वजह से क्या हो गया? जर्मनी का हालत खराब, है ना। इसलिए जर्मनी की भी हालत क्या हो गई? जर्मनी की हालत खराब हो गई, खराब हो गई। हिंद चीन पर कब्जा किसका था? जापान का। हिंद चीन पर कब्जा किसका था? जापान का। और जापान क्या हो गया? हार गया है। तो जापान हार जाएगा तो वहां से अपने सैनिक को हटा लेगा कि नहीं हटा लेगा? है ना। जिस पर बम पटका गया हो वो होश में रहेगा आदमी जी? जापान जब भागा तो जापान अपनी सेना को हिंद चीन से क्या कर लिया? हटा लिया। जापान अपनी सेना को कहां से? हिंद चीन से क्या कर लिया? हटा लिया। हिंद चीन से क्या कर लिया? हटा लिया। समझ में आ गई बात? और फ्रांस जीत गया, लेकिन ताकत इतनी नहीं बची थी। अच्छा, दोनों देश जब युद्ध में झोंका गया तो जो जीतता है उसका का हालत में बहुत टाइट रहता है, वही तो एकदम बेदम न हो जाता है। लड़ते लड़ते तो थकिए न जाता है। एक बार तो जर्मनी से हारिए गया है वो, तो उसका दम तो निकाल दिया जर्मनी पहले उसको, अब इसमें दम बचा हुआ है। तो फ्रांस क्या हो गया? इन लोगों का तो मित्र राष्ट्र की तो जीत हुई, लेकिन फ्रांस में इतनी ताकत नहीं थी कि दोबारा हिंद चीन पर आक्रमण कर सके। आगे समझ में। तो फ्रांस जीता, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि वियतनाम से समझौता करना पड़ा, है कि नहीं? वियतनाम से क्या करना पड़ा? समझौता करना पड़ा। जापान अपनी सेना को हिंद चीन से हटा लिया। फ्रांस जीतने के भी बाद बेहालत था। इसलिए, है ना, इसलिए क्या किया, है ना, जापान क्या किया? फ्रांस जीतने के बाद भी क्या है? बेहालत था। क्या था? बेहालत था। इसलिए क्या हो गया? वियतनाम समझौता।
वियतनाम समझौता, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है ना, कहाँ है? हनोई। इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? हनोई समझौता। कौन समझौता? हनोई समझौता, याद रखिएगा, हनोई समझौता। और यह समझौता कब हुआ है? तो यह हुआ 6 मार्च 1946 को। 6 मार्च 1946 को। समझ में आई बात? इसी को कहते हैं हनोई समझौता। चूंकि वियतनाम की राजधानी हनोई में ही यह समझौता हुआ था, है ना। किसके किसके बीच में? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में, समझे कि नहीं। और फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ 6 मार्च 1946 को हुआ, समझे कि नहीं। लेकिन आप बताइए कि जो आदमी सब दिन दूसरे को कब्जा करके रखा है, मजा लिया है दूसरे का, उसको मन लगेगा स्थिर से? बस 46 के बाद कुछ ही दिन तक, मात्र 7-8 साल तक, समझे कि नहीं, अस्थिर फ्रांस रहा। अब फिर जो है से वियतनाम पर कब्जा करने के लिए चल दिया है कि नहीं। वह तारीख थी 1954। वह तारीख क्या थी? 1954 को फ्रांस, है ना, एक बार फिर फ्रांस एक बार फिर, है ना, वियतनाम पर हमला कर दिया। वियतनाम पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। ले, वियतनाम पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। लेकिन अबरी हो ची मिन्ह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। हो ची मिन्ह क्या था? लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह, है कि नहीं। इसकी सेना गोरिल्ला युद्ध लड़ रही थी। कौन युद्ध? गोरिल्ला युद्ध। कौन युद्ध? गोरिल्ला युद्ध लड़ा। और गोरिल्ला युद्ध लड़ा नहीं, गोरिल्ला युद्ध कैसे लड़ा तो पता है? सब जानकारी उसको है। किसको? वियतनाम को अपने बारे में तो सब जानकारी है ना। उसका जितना भी रास्ता था सब जंगली रास्ता था, सब तेरहा मेरा रास्ता था, इस तरह का रास्ता था उसको। ये सब जो रास्ता था ना, ये सब इस टाइप का रास्ता था। सब जगह हो ची मिन्ह की सेना भरी पड़ी थी। बस फ्रांस का सैनिक आता था, कत्लेआम करता था, नुका जाता था, मारता था, नुका जाता था, मारता था, नुका जाता था, मारता था, नुका जाता था। पता नहीं चलता था फ्रांस का सेना बकायल है, गर्दन काट के भाग गया, है कि नहीं। धड़ हो छोड़ दिया, गर्दन कटा गया, है ना। हो ची मिन्ह की सेना गर्दा गर्दा मचा दिया। इसको? फ्रांसीसियों की सेना को, है कि नहीं। कौन युद्ध से लड़ करके? गोरिल्ला युद्ध लड़ करके। तो फ्रांसीसी सेना क्या हो गया? फ्रांसीसी सेना तबाह। फ्रांसीसी सेना क्या क्या हो गया? तबाह। बहुत सैनिक मार दिए इसके। अंत में फ्रांसीसी ने अपनी हार स्वीकार कर लिया, है ना। अंत में क्या हुआ? अंत में फ्रांसीसी सेना हार स्वीकार कर लिया। हार स्वीकार कर लिया। समझ में आ गया बात? आया तो था कब्जा करने के लिए, तब तक ये इसको हरा दिया। अतना ने इसको ये कर दिया ना कि हार ही मान लिया। इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं? इस युद्ध को कहते हैं, देखिए ध्यान से, इस युद्ध का नाम दिया गया है ना दिएन फुएन युद्ध। इस युद्ध का नाम क्या है? इस युद्ध का नाम क्या है? दिएन, देख रहे ना क्या लिखा हुआ है? दिएन फुएन युद्ध। दिएन फिएन युद्ध आ गया समझ में? इसका नाम क्या है? दिएन फिएन का युद्ध। समझ में आ गया? जिसमें कौन हार गया? फ्रांस। और कौन जीत गया? वियतनाम। कौन जीत गया? वियतनाम। यहां तक की बात समझ में आ गई? कहीं से कोई दिक्कत है? तो यहां तक की बात समझ में आ गई तो अब देख लीजिए। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा का पूरा देश 2 भागों में बटा। कितने भागों में बटा? 2 भागों में। एक हो गया पूंजीवादी देश और एक हो गया समाजवादी देश, है कि नहीं। कहानी मजेदार है, देखिए ध्यान से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा देश कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। 2 भागों में क्या हो गया? बट गया। एक को कहिए पूंजीवादी देश, जो पूंजीवादियों का समर्थन करता था, और एक बटा था उसको कहते हैं समाजवादी देश।
समाजवादी देश, पूंजीवादी देश में था अमेरिका, जो पूंजीवादी को मानता था। क्या? अमेरिका। कौन? अमेरिका। और कौन? फ्रांस। और कौन? ब्रिटेन। और कौन? ब्रिटेन। और समाजवादी देश में कौन था? तो समाजवादी देश में हो गया रूस, चीन, हिंद चीन। रूस, चीन, हिंद चीन। हिंद चीन समझ गया ना? तीनों देश, तीनों देश, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। आ गया समझ में? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। अब जो समाजवादी देश था, जो समाजवाद को मानता था, वह क्या करने लगा? वह समाजवादियों का देश हो गया। उसका सपोर्ट इन लोग करने लगे और उसकी मदद के लिए ये सब तैयार रहते थे। तो हिंद चीन के सपोर्टर कौन हो गए? रूस और चीन। और इन लोग जो था वह पूंजीवादी को वैल्यू देता था। और अमेरिका चाहता था कि यह हिंद चीन, तुम भी पूंजीवादी की तरह ही राज्य चलाओ और देश चलाओ, नहीं चलाओगे तो कब्जा करेंगे। बात समझ आ गई? नहीं चलाओगे तो क्या करेंगे? कब्जा करेंगे। तो जो देश पूंजीवादियों के समर्थन में था उसको मदद करता था अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। और जो देश समाजवादी देश चलाता था उसको मदद करता था रूस और चीन। आगे समझ में? पूरा का पूरा देश है ना इस तरह से चल रहा था। यानी कि इन लोगों का दुश्मन ये लोग और इन लोगों का दुश्मन ये लोग हो गए। आगे समझ में? अगर जो देश अगर चाहता था कि नहीं हम पूंजीवादी व्यवस्था में रहे तो वह चीन और रूस का विरोधी हो जाता था, चीन और रूस उसका दुश्मन हो जाता था। अगर वह कहा कि नहीं हम समाजवादी को मानते हैं तो भी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन दुश्मन हो जाता था उसका। आगे समझ में ना? मैंने दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे और इसमें जो देश शामिल होता था है ना दूसरे देश का क्या हो जाता था? दुश्मन हो जाता था। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, अमेरिका का प्रवेश हिंद चीन में हुआ। कहां हुआ? हिंद चीन में। अमेरिका का प्रवेश अब देख लीजिए, अमेरिका का प्रवेश कहां हुआ? हिंद चीन में। प्रवेश कहां हुआ? हिंद चीन में। हिंद चीन के राजा को कहा गया कि तुम जो है पूंजीवादी व्यवस्था को मानते हो या नहीं? तुमको पूंजीवादी व्यवस्था में रहना है, तुमको समाजवादी व्यवस्था में नहीं रहना है बाजबरदस्ती। अमेरिका ने इस बात को चेतावनी देते हुए कहा। नहीं माना, हिंद चीन नहीं माना। अमेरिका किसको ऑर्डर दिया? फ्रांस को। किसको ऑर्डर दिया? फ्रांस को। फ्रांस को क्या ऑर्डर दिया? जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, कब्जा करो। हम तुम्हारी मदद करेंगे, क्या करो? कब्जा करो। लेकिन फ्रांस उस स्थिति में नहीं था। फ्रांस उस स्थिति में नहीं था। वह युद्ध लड़ने के काबिल अब नहीं था। वह खुद हालत उसकी खराब थी, है ना? उसके यहाँ भूखमरी बढ़ गई थी, गरीबी बढ़ गई थी, भोजन के लिए लोग ललायित थे उस समय। समझ में आ गई ना बात? फ्रांस उस समय रेडी नहीं हुआ। फ्रांस उस समय रेडी नहीं हुआ। तब 1954 में, कब? 1954 में। कब? 1954 में, जिस समय फ्रांस हार गया था गोरिल्ला युद्ध से, उसी समय की बात है। 1954 में ही अमेरिका ने एक संगठन बुलाया। 1954 में अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने एक सम्मेलन, संगठन है ना, संगठन को बुलाया, सम्मेलन बुलाया। क्या बुलाया? सम्मेलन लिख दीजिए ना, सम्मेलन बुलाया। क्या किया? सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन बुला करके जेनेवा समझौता किया। यह सम्मेलन कहां था? जेनेवा में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? जेनेवा समझौता। क्या कहते हैं? जेनेवा समझौता। इस समझौता में है कि नहीं, क्या कहा कि वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दो। वियतनाम को कितने हिस्सों में बांट दो? 2 हिस्सों में। जेनेवा समझौता में क्या हो गया? वियतनाम 2 हिस्सों में बटा। वियतनाम 2 हिस्सों में बट गया, है ना? 2 भाग में बट गया। ऊपर वाले को कहा गया उत्तरी वियतनाम और नीचे वाले को कहा गया दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम। आगे समझ में? 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ हो गया क्या चीज? उत्तरी वियतनाम, और एक तरफ हो गया क्या चीज? दक्षिणी वियतनाम। क्या हो गया? दक्षिणी
वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब ध्यान से समझिएगा, उत्तरी वियतनाम की राजधानी कहां बनी? हनोई। राजधानी कहां हुआ? हनोई। उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई और दक्षिणी वियतनाम की राजधानी साइगोन। कहां? साइगोन। साइगोन राजधानी बना। अब आ रहा समझ में, है ना? दक्षिणी वियतनाम की राजधानी कहां बन गई? साइगोन। और उत्तरी कहां बन गया? हनोई। यहां पर उत्तरी वियतनाम किसका सपोर्टर था? तो उत्तरी वियतनाम समाजवाद का सपोर्टर था और दक्षिणी वियतनाम किसका सपोर्टर था? पूंजीवाद का। देख रहे हैं ना? फिर समझिए, उत्तरी वियतनाम किसका सपोर्टर था? समाजवाद का। और दक्षिणी वियतनाम किसका सपोर्टर था? पूंजीवाद का। यानी कि इसको मदद कौन कर रहा था? रूस। और इसको मदद कौन कर रहा था? अमेरिका। इसको मदद कौन कर रहा था? अमेरिका। यहां राजा अमेरिका वालों ने किसको बनाया था? तो नमूद है, यहां जो राजा बनाया था इसका नाम था बायोदाई। क्या नाम था? बायोदाई। यहां का राजा कौन था? बायोदाई। समझ में आ रहा है? यह अमेरिका का साया में जिंदा था। किसकी साया में? अमेरिका की साया में जिंदा था। लेकिन बायोदाई इसके मुताबिक काम नहीं कर रहा था, तो इसको हटा दिया गया, है ना? तो बायोदाई बना, इसको हटा करके वहां का सबसे, है ना, निरंकुश अत्याचारी राजा बनाया गया, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था नगोदिये, क्या चीज नमो है जी? नगोदिये दियम। नगोदिये दियम। समझ में आ गई बात? तो हटा करके क्या बनाया गया? दूसरा राजा। दूसरा राजा, इसका नाम था नगो दिए दियम। नगो दिए दियम। और ये बहुत निरंकुश राजा था, बहुत अत्याचारी राजा था। निरंकुश भी था और अत्याचारी भी था। आ रहा है समझ में? निरंकुश भी था और अत्याचारी भी था। अत्याचारी बोले तो अगर किसी ने यहां की बड़ाई की, उसको कत्लेआम कर देता था। उसको क्या करता था? कत्लेआम। समझ में आ रही है बात? यानी कि यह पूरा का पूरा सपोर्टर किसका था? अमेरिका का। और यह राजा जो बना था वह किसका देन था? अमेरिका का ही देन था। तो यह अमेरिका का कैसा व्यक्ति था? भक्त व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? भक्त व्यक्ति था। क्लियर हो गए? तो यह अमेरिका का भक्त व्यक्ति था जो हर बात मानता था। लेकिन यहां उत्तरी अमेरिका में बैठा हुआ था हो ची मिन्ह। कौन बैठे थे? हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह बैठे थे। इनका शासन बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा के मतलब कि इनकी ख्याति बढ़ रही थी, खूब जो है इनका नाम हो रहा था, है कि नहीं? इनकी जो है ख्याति बढ़ने लगी। और ख्याति जब बढ़ने लगी, क्योंकि इनकी व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था थी समाजवादी। व्यवस्था कैसी थी? समाजवादी। समाजवादी व्यवस्था की वजह से हो ची मिन्ह की ख्याति क्या हो गई? बढ़ने लगी। अमेरिका को यह बात अच्छा नहीं लगा। अमेरिका को यह बात अच्छा नहीं लगा। ये क्या किया? दक्षिणी वियतनाम, है ना, क्या किया? इन दोनों में तनाव शुरू हो गया। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में क्या हो गया? टेंशन बढ़ गया। और दक्षिणी वियतनाम को कौन मदद कर रहा था? अमेरिका। कौन मदद कर रहा था? अमेरिका। अब देख लीजिए क्या होता है। बात यहां तक समझ में आ गई? अब स्थिति को समझिए। अब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में क्या हो गया? तनाव शुरू। तनाव क्या हो गया? शुरू। तनाव क्या हो गया? शुरू। अमेरिका ने सेना भेज दिया। अमेरिका ने क्या कर दिया? सेना भेज दिया। अमेरिका ने सेना भेज दिया। और सेना भेजा नहीं, अमेरिका ने सेना भेजा ही नहीं, बल्कि वियतनाम में बमबारी करने लगा।
वियतनाम में क्या करने लगा? बमबारी करने लगा। बमबारी करने लगा। वियतनाम में क्या करने लगा? बमबारी करने लगा। समझे कि नहीं? अब देखिए क्या था। इस वियतनाम से जो सीमा वाला जो सड़क है, देख रहे हैं ना? तो ये जो सड़क है, यह क्या है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। समझे कि नहीं? अब स्थिति क्या हो गया कि हो ची मिन्ह ने क्या किया, क्योंकि यह जो रास्ता भी था सो जंगली रास्ता था, ऐसे ऐसे है ना, पूरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। कैसा रास्ता था? टेढ़ा मेढ़ा। और सब जगह अपने सैनिकों को बैठा दिया। सब जगह, हर जगह सैनिकों को क्या कर दिया? बैठा दिया। डॉक्टर भी बैठा दिया कि अगर किसी सेना की तबीयत खराब हो तो उसका इलाज भी होगा। और इन लोग छुपा हुआ रहता था। हो ची मिन्ह की सेना क्या होती थी? छुपा हुआ रहता था। बस जो हालत फ्रांस के साथ किया, वही हालत किसके साथ कर दिया? अमेरिका के साथ। अमेरिका की सेना को कत्लेआम कर दिया। कौन? उत्तरी वियतनाम। अमेरिका की सेना को क्या कर दिया? हालत खराब कर दिया। समझे कि नहीं समझे? और स्थिति समझे क्या हुआ? से बमबारी करने लगा। अब देखिए जो सड़कें थी, अब देखिए हो ची मिन्ह जो है, थोड़ा सा स्टॉप कीजिए तो ऊपर में, ऊपर वाला में। अब देख लीजिए, हो ची मिन्ह ने क्या किया? हो ची मिन्ह जंगल वाले सड़कों पर सेना बिछा दिया। सेना बिछा दिया। क्या कर दिया? सब जगह सेना बिछा दिया। और साथ ही डॉक्टर की भी व्यवस्था उसने कर दिया। और कौन युद्ध लड़ा? गोरिल्ला युद्ध। कौन युद्ध लड़ा? गोरिल्ला युद्ध लड़ा। ध्यान से सुनिएगा, कौन युद्ध लड़ा? गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध लड़ा। गोरिल्ला युद्ध, गोरिल्ला युद्ध लड़ा। और गोरिल्ला युद्ध में अमेरिका के सेना को परेशान कर दिया, है ना? अमेरिका की सेना को क्या कर दिया? परेशान। अमेरिका की सेना को क्या कर दिया गया? परेशान। अमेरिका की सेना अब परेशान है कि नहीं? अमेरिका की सेना त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि मारते थे और भाग जाते थे। मारता था और भाग जाता था। समझे कि नहीं? छुप जाता था। भागने का मतलब क्या चीज? छुप जाना। गोरिल्ला युद्ध में हो ची मिन्ह की सेना बहुत ताकतवर थी। समझे कि नहीं? बस क्या किए अमेरिका वाला सेना ने? कहा कि सबसे पहले इस सड़के को हटाओ, है कि नहीं? मेरा इलाका यहां तक है ना जी, दक्षिणी अमेरिका तक है ना मेरा इलाका। इसके बाद इस सड़क को क्या कर दो? बर्बाद कर दो। इस सड़क को क्या कर दो? बर्बाद। बस क्या था, अमेरिका वालों ने इसी रास्ते पर बमबारी करके रोड तोड़ दिया। अमेरिका ने इसी सड़क पर बमबारी करके सड़क को क्या कर दिया? सड़क तोड़ दिया। ये तोड़ दिया। बस वहां के रहने वाले लोगों ने यानी कि वियतनामियों ने उस रास्ता को बना दिया। उस रास्ता को क्या कर दिया? बना दिया। ये तोड़ता था और वहां का लोकल आदमी क्या करता था? बना देता था। ये तोड़ता था और लोकल आदमी क्या करता था? बना देता था। समझे कि नहीं? अब स्थिति क्या हुई? अब स्थिति हुई कि अब जो है अमेरिका जब एकदम तबाह हो गया, नहीं जीत पा रहा था,
तो बोला कि अब ऐसे नहीं होगा। जापान में तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम पटक दिया था ना, 3 तरह के हथियार मंगवाया। अमेरिका कितना तरह के हथियार मंगवाया? अब अमेरिका परेशान होकर 3 तरह का हथियार मंगवाया। कितना तरह का? 3 तरह का हथियार मंगवाया। कौन कौन हथियार मंगवाया सो जान लीजिए। एक का नाम था नापाम। क्या नाम था? नापाम। समझ में आ रही है बात? दूसरा का नाम था एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज। और तीसरा का नाम था फास्फोरस बम। कौन बम? फास्फोरस बम। फास्फोरस बम। ये जो नापाम बम था वो था क्या चीज से समझिए। जब वह किसी को मारता था नापाम ऊपर से हेलीकॉप्टर से, तो आदमी के शरीर में आग लग जाता था। जिसको लगा उसको शरीर में आग लग जाएगा। समझे कि नहीं? बहुत खतरनाक। इसका इस्तेमाल किया। एजेंट ऑरेंज जो था, एजेंट ऑरेंज जो था, इसका जब ये होता था तब पूरा शरीर जो है बर्बाद हो जाता था। क्या हो जाता था? पूरा शरीर चिथड़ा उड़ा देता था ये। समझे कि नहीं? और इसका तो खैर कहना ही नहीं, जो फास्फोरस बम है। समझे कि नहीं? तबाही अमेरिका वहां पर ला दिया था। वहां पर अमेरिका क्या किया था? तबाही ला दिया था। लेकिन फिर भी वियतनाम हार नहीं माना। फिर भी हो ची मिन्ह की सेना हार नहीं मानी। वो थकने के लिए तैयार नहीं थे। अमेरिका को आ रहा था गुस्सा। अमेरिका को क्या आ रहा था? गुस्सा। अब देखिए कहानी। अमेरिका को आ रहा था गुस्सा। अमेरिका की सेना तबाह थी वियतनाम के इस सोच से। अब देख लीजिए यहां पे, ये है लाओस, कंबोडिया, और यहीं पर है वियतनाम, और यहां है उत्तरी वियतनाम, इस साइड में, आई साइड में है दक्षिणी वियतनाम। और इसी दक्षिणी वियतनाम में एक गांव है जिस गांव का नाम है माइलो। क्या नाम है यहाँ पे? माइलो। ध्यान से समझिएगा, इस गांव का नाम क्या है? माइलो। और माइलो के जनता, माइलो गांव के जनता दक्षिणी वियतनाम में होते हुए भी हो ची मिन्ह को मानती थी। किसको मानती थी? हो ची मिन्ह को मानती थी। उसके शासन को अच्छा समझती थी। हो ची मिन्ह की प्रशंसा करती थी कि इसकी सेना और आग बबूला हो गई। इसकी सेना और क्या हो गई? आग बबूला हो गई। आग बबूला हुआ तो अमेरिका के सेना जो था वह इस गांव में प्रवेश कर गया। और इस गांव में प्रवेश करके, बोलिए, जानते हैं क्या चीज? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो इस गांव में प्रवेश करके प्रत्येक पुरुष को पहले अलग कर दिया। प्रत्येक पुरुषों को कत्लेआम कर दिया। क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। जैसे किसी सेनारी कांड हुआ था उसी तरह से कत्लेआम कर दिया। पुरुषों को एकदम दुर्गति, एक एक पुरुषों को काट दिया अमेरिका के सेनाओं ने। आ गया समझ में? और जो महिला थी, तो जो महिला बूढ़ी थी उसका कत्लेआम हो गया। लेकिन जो लड़की थी, जो सुंदर थी, उसके साथ यहां की अमेरिका की सेना ने बलात्कार किया। क्या किया? बलात्कार किया। उनके साथ बहुत गलत किया, और बहुत गलत करते हुए उनको जिंदा जला दिया। उनको क्या कर दिया? जिंदा जला दिया। आप सोचिए, माइलो गांव की यह घटना है। समझ में आ रही है बात? मैंने पुरुषों को कत्लेआम कर दिया, बूढ़ी महिला को भी मार दिया, लेकिन जितनी जवान औरत थी, जितनी लड़कियां थी, सबके साथ बलात्कार किया और सबके अंग काट दिए, सबके शरीर तहस नहस कर दिए और सबके शरीर में जिंदे लहरा दिए। सबको एकदम जिंदा में ही आग लगा दिया। इतनी बड़ी घटना, समझे कि नहीं? उस माइलो गांव में
एक व्यक्ति बचा था जो बूढ़ा था। उस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया और वह बूढ़ा व्यक्ति हर जगह पूरे विश्व में इस बात का प्रचार किया कि हमारे गांव में सिर्फ उत्तरी वियतनाम के बड़ाई करने की वजह से अमेरिकी सेनाओं ने हमारे गांव में जो अत्याचार किया है उसका पूरा प्रसारण किया। कौन? उस बूढ़े व्यक्ति ने। समझ में आ गई बात? सब जगह अमेरिका की क्या हो गई? थू थू हो गई, यानी कि शर्मसार हो गया है अमेरिका। यह घटना 1968 की है। यह घटना का कब की है? 1968 की है। समझ में आ रही है बात? यह घटना कब की है? माइलो गांव की जो घटना है, माइलो गांव की घटना कब की घटना है? 1968 की घटना है। आ गया समझ में ना? और 1968 में जब अमेरिका का अपमान हुआ तो हार मान करके वियतनाम से भागती है उसकी सेना। उसकी सेना वियतनाम से क्या हो गई? भाग गई है कि नहीं? वापस बुलाना पड़ा अमेरिका के सम्राट को, अमेरिका के मालिक को, है कि नहीं? अपनी सेना को वापस बुला लिए। अमेरिका हार स्वीकार कर लिया और 1968 की घटना है। 7 साल बाद यानी कि 1975 में, कब? 1975 में हो ची मिन्ह की ही मदद से उत्तरी अमेरिका, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम फिर एक हुआ, है ना? उत्तरी वियतनाम और कौन? दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम क्या हुआ? एक हुआ। आ रहा है समझ में? एक हुआ कब? 1975 में। कब? 1975 में। अब देखिए, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली जो लाइन थी, ये क्वेश्चन आता है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाला लाइन, अलग करने वाली रेखा, रेखा बोलिए ना, अलग करने वाली रेखा, इसका नाम आप लोग बताइए। इसको कहते हैं 17वीं अक्षांश समानांतर रेखा। क्या कहते हैं? 17वीं अक्षांश समानांतर रेखा। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। 17वीं अक्षांश समानांतर रेखा इसको कहते हैं। 17वीं अक्षांश समानांतर रेखा। आ गया समझ में? लाओस में भी कुछ गृह युद्ध हुआ। लाओस में जो गृह युद्ध हुआ उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। देखिए हुआ था क्या चीज लाओस में। देखिए लाओस बोले तो ये देखिए लाओस है, मान के चलिए कि क्या है? लाओस है। और इसके नीचे क्या था? कंबोडिया था। क्या था? कंबोडिया। और यही था क्या चीज? वियतनाम। तो वियतनाम तो आजाद हो गया। अब वियतनाम तो पढ़ लिए। लाओस में 3 भाई था। लाओस में कितना भाई था? 3 भाई। लाओस में 3 भाई था। तीनों भाई राजा के लिए, राजा बनने के लिए मरता था, रोज लड़ाई करता था। ये 3 भाई था और तीनों भाई में क्या करता था? लड़ता था। एक भैया का नाम था सुफन्ना फोमा। क्या नाम था? सुफन्ना फोमा। सुफन्ना फोमा। समझना रही बात? और दूसरा जो भैया था उसका नाम था सुबन्ना बोंगा। उसका नाम क्या था? सुबन्ना बोंगा। याद रखिएगा, पहला का नाम था सुफन्ना फोमा, दूसरा का नाम था सुबन्ना बोंगा और एक के नाम था फुमी नौसवान। क्या नाम था? फुमी नौसवान। क्या नाम था इसका? फुमी नौसवान। क्या किया? तीनों लड़ता था राजा बनने के लिए। किसके लिए लड़ता था? राजा बनने के लिए। किसके लिए? राजा बनने के लिए। बोला कि राजा इसे ही बनोगे। तीनों में युद्ध होता था, रोज 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 लड़ाई झगड़ा होता था। इसने क्या किया? सुफन्ना फोमा ने एक सेना बनाया। ये क्या किया? सेना बनाया, जिसको हम लोग कहते हैं पाथेट लाओ सोना। क्या क्या कहते हैं? पाथेट लाओ सेना। समझा कि नहीं? पाथेट लाओ सेना कहते हैं। इसका निर्माण किया और इसका निर्माण करके इन लोग को शांत कर दिया और लाओस में फिर गृह युद्ध क्या हो गया? बंद हो गया। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से लाओस भी क्या हो गया? आजाद हो गया। लाओस क्या हो गया? आजाद।
क्लियर हो गए। अब देखिए कंबोडिया की स्थिति जान लीजिए। कंबोडिया में, कंबोडिया जो जगह था ये यहां भी युद्ध की स्थिति थी, लेकिन यहां का जो राजा थे जिनका नाम था नरोत्तम सिहानुक राजा। क्या नाम था इनका? नरोत्तम सिहानुक। क्या चीज? नरोत्तम सिहानुक राजा, इनका शासन था। और इन्होंने एक सेना का गठन किया था। उस सेना का नाम था लाल खमेर सेना। क्या नाम था उसका? लाल खमेर सेना। लाल खमेर सेना यह इसने बनाया था 1971 में। इन्होंने कब बनाया था? 1971 में। इस सेना ने ही क्या किया? इस सेना ने ही सबको शांत किया और वहां के गृह युद्ध से उसको बचाया। और वहां के राजा नरोत्तम सिहानुक जो है वहां के राजा बने। और नरोत्तम सिहानुक जो थे उन्होंने कंबोडिया का नाम बदल करके कंपुचिया रख दिया। क्या रख दिया? कंपुचिया। कंबोडिया को बदल करके क्या कर दिया? कंपुचिया। कंपुचिया नाम रखा। क्या नाम रख दिया? कंपुचिया। समझ में आ रही है बात? कंपुचिया। और जेनेवा के बाद कह सकते हैं कि लाओस, जेनेवा समझौता में ही, कौन समझौता में? जेनेवा समझौता में ही आपको क्या चीज? लाओस, कंबोडिया, देख रहे हैं ना, लाओस, कंबोडिया, ये सब आजाद हुआ था कब? 1954 में। कब? 1954 में। अरे ये समझौता हुआ था, जेनेवा समझौता 1954 में ना। तो उसी समय कौन आजाद हो गया था? लाओस और कंबोडिया आजाद हो गया। और इस प्रकार से गृह युद्ध से बाहर ये तीनों देश निकला, है कि नहीं? तीनों देश क्या हुए? तीनों देश गृह युद्ध से क्या हो गए? बाहर निकले। और बाहर जिस ही निकले तो हिंद चीन क्या हो गया? हिंद चीन आजाद। हिंद चीन क्या हो गया? आजाद। समझे कि नहीं? इसी तरह से चैप्टर क्या हो गया? समाप्त। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा इंडो चाइना मतलब हिंद चीन, मतलब लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, इसका राष्ट्रवाद, इसका उपनिवेशवाद। यहां पर एक चीज और समझिएगा, अगर पूछेगा लाल कुर्ती, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गेरिबाल्डी ने। याद रखिएगा, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गेरिबाल्डी ने। याद है? लाल सेना का गठन किसने किया था? लेनिन का मित्र ट्राटस्की ने। याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। लाल कुर्ती का किसने किया निर्माण? गेरिबाल्डी ने। लाल सेना का निर्माण किसने किया? लेनिन का दोस्त ट्राटस्की ने। और यहां पर देखिए लाल खमीर सेना, लाल खमीर सेना का निर्माण किसने किया? तो नरोत्तम सिहानुक ने। किसने? नरोत्तम सिहानुक ने। क्लियर हो गया ना? नरोत्तम सिहानुक ने, कंबोडिया में। क्लियर हो गया? और इस तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग अब अगले चैप्टर में मिलेंगे जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।